चलिए लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। होमवर्क आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 10 में बच्चों फ्रिक्शन स्टार्ट किया था और हमारा यहाँ पे 4 डेज का आपका वैकेशन के बाद हम मिल रहे हैं। तो वैकेशन में क्या है कि जो ब्रेन के टिश्यू है वो फिर दूसरे मोड में चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि फ्रिक्शन जैसा कुछ था। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। बेसिकली फ्रिक्शन क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का जो अपोज करता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और रिलेटिव मोशन की जो कोशिश है, टेंडेंसी है, उसका जो अपोज करता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अलोंग या टेंजेंशियल टू सरफेस इन कांटेक्ट। जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में है उसके अलोंग या टेंजेंशियल आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन रहेगी। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बच्चों हमने ड्राई फ्रिक्शन पढ़ा था एंड वेट फ्रिक्शन पढ़ा था। ड्राई फ्रिक्शन इट इज ड्यू टू इरेग्युलरिटीज ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस मैंने बताया था कि जिस भी सरफेस आपको स्मूथ दिख रही है, मगर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि वो बेसिकली रफ ही होगी, उसमें बहुत सारी रेगुलरिटीज होगी। वेट फ्रिक्शन ये आपका फ्लूइड का पार्ट हो गया। इट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑन ऑब्जेक्ट। देन ड्राई फ्रिक्शन में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बेसिकली ये ग्राउंड था जिसकी इरेगुलरिटीज थी और ये बॉडी का बॉटम था। दोनों के बीच में इंटरलॉक हो गए थे और इंटरलॉक की वजह से वहां पे कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, और नेट कांटेक्ट फोर्स के एक जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको वेट बैलेंस कर रहा था, और हॉरिजॉन्टल जो भी कंपोनेंट था दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, सेल्फ एडजस्टिंग है। ये एफ राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, ये एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे। मैंने बताया था कि सिर्फ सरफेस रफ होने से फ्रिक्शन नहीं होगा। सरफेस रफ होगी, आप एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये जो भी फ्रिक्शन है, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, वो सारे आपके एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे और आपका एक्सटर्नल फोर्स का वो अपोज करेंगे। ये कांटेक्ट फोर्स अगर पूछे तो आर नेट इज इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हमने डिस्कस किया था बच्चों। फिर टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन में बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब एग्जिट होगा? इट एक्ट व्हेन बॉडी एट रेस्ट, इट अपोजिस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन की कोशिश है उसका अपोज करेंगे। इट हैज नो फॉर्मूला, उसकी कुछ फॉर्मूला नहीं है। ये टफ भी है क्योंकि इसकी फॉर्मूला नहीं है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये सिचुएशनल बेस बोलो या सेल्फ एडजस्टिंग बोलो। सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये दोनों हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया था, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलने वाले हैं। हमने बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्कस किया था। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी मोशन में होगी तब वो एग्जिट करेगा। डायरेक्शन कहां पे होगी? इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों मोशन नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। मैग्नीट्यूड, बाय एक्सपेरिमेंट हम बता सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, और प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करोगे तो हमको म्यू के मिलेगा। म्यू के में हमने बताया था इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। रफनेस ज्यादा होगी तो म्यू के ज्यादा होगा। स्मूथ सरफेस के लिए म्यू के 0 है, जनरली म्यू के ग्रेटर देन और 0 होगा। फिर बच्चों यहाँ पे फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर एक्स के पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड होगा। ये आपके एग्जिट किया है ग्राउंड ने एक्स पे, तो एक्स ने ग्राउंड पे राइटवर्ड, क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी फोर्स है और फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पैर, वो पैर में ही होंगे बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे बोलना कि ये राइटवर्ड ट्रैवल कर रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है, वो बात गलत है या हाफ कंप्लीट है। आपको यहाँ पे देखना है कि Z राइटवर्ड ट्रैवल कर रहा है, फिर भी फ्रिक्शन वहां पे राइटवर्ड ही आया। क्यों? क्योंकि हमको वो नहीं देखना है, हमको वो देखना है कि Z और Y ये दोनों के बीच की सरफेस रफ है, तो Y पर से खड़े रह के आप देखिए कि Z Y के रिस्पेक्ट में कहां पे जा रहा है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी।
तो यहाँ पे हमने z की वेलोसिटी निकाली y के रिस्पेक्ट में, तो vz माइनस vy लिखा है। vz 5 है, vy 10 है, 5 माइनस 10 माइनस 5। दैट मीन्स z जो है वो y के रिस्पेक्ट में पीछे चल रहा है, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। फिर से z y के रिस्पेक्ट में नेगेटिव x में चल रहा है, इसलिए y ने z पे जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो राइटवर्ड करेंगे, राइट। ऐसा ही हमने 3 एग्जाम्पल वहां पे डिस्कस किए थे। फिर बच्चों ये आपकी सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ थी, यहाँ पे एम मास का ब्लॉक था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों v0 थी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो मैंने बताया था कि mg और n ये तो वर्टिकल है और y डायरेक्शन में तो बच्चों बैलेंसिंग ही है, तो n इज इक्वल टू mg। x डायरेक्शन में v0 है, तो ये ब्लॉक ग्राउंड की रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो ये ग्राउंड रफ होने की वजह से यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दैट इज एफ के। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये रिटार्डेशन मोशन कराएगा। तो एफ के इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम है। यहां तक अभी हमने जो भी पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम करना है, एक ही फोर्स है एफ के इज इक्वल टू एम है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन इज इक्वल टू एम जी। तो आपका एक्सेलरेशन मिल गया ए इज इक्वल टू म्यू के जी। फिर टाइम टेकन टू स्टॉप बच्चों, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v0 गिवन है। एक्सेलरेशन की जगह बेसिकली रिटार्डेशन है, माइनस म्यू के इंटू जी टी मिल गया। फिर डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉप, तो उसके लिए भी बच्चों लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। फिर हमने बच्चों मैंने यहाँ पे एफ फोर्स थीटा एंगल पे एग्जिट किया था, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा डिस्कशन यही था कि ऐसा नहीं है, आपको ऐसा कोई थंब रूल नहीं बनाना है कि ऑलवेज एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन में एन इज इक्वल टू एम जी होगा, ऐसा ऑलवेज नहीं है बच्चों। आपको बेसिकली एन के लिए वाई में बैलेंसिंग कंडीशन निकालनी है। जैसे यहाँ के एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे एग्जिट हो रहा है, तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। यहाँ पे बच्चों डाउनवर्ड आप देखो mg मिल रहा है, यहाँ पे अपवर्ड देखो बच्चों नॉर्मल, तो मैंने y डायरेक्शन में अपवर्ड कितना फोर्स था नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड mg, यहाँ से आपको n को सब्जेक्ट करना है। फिर x डायरेक्शन के लिए तो सिग्मा f इज इक्वल टू ma ही करना है, बात खत्म। तो ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे हम पहुंचे थे कि अब ये इंक्लाइन प्लेन था और इंक्लाइन प्लेन के थीटा एंगल पे ये m मास का ब्लॉक इनिशियली v0 वेलोसिटी से अपर ट्रैवल कर रहा था और हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे सरफेस रफ थी तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि मूव कर रहा है, स्टेशनरी होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जब बॉडी मूव कर रही है तब रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, फाइंड हाइट ऑफ ब्लॉक। ओके, फिर बच्चों यहाँ पे v0 वेलोसिटीज हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट पे ब्लॉक को रखा, mg डाउनवर्ड, mg cos थीटा, mg sin थीटा। बच्चों देखो जो इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन की रिस्पेक्ट में ब्लॉक के पास रिलेटिव वेलोसिटी अप द इंक्लाइन थी, ब्लॉक के पास रिलेटिव वेलोसिटी अप द इंक्लाइन थी, तो रिलेटिव मोशन अप द इंक्लाइन था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डाउनवर्ड। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में तो सिंपल बच्चों, अरे सर यहाँ पे y कैसे, सिंपल है बच्चों, जो आपका इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग जो है उसको x बोलो और उसके परपेंडिकुलर जो है उसको y बोलो। सो y डायरेक्शन में तो बेसिकली यही हुआ, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। x डायरेक्शन में बच्चों सिग्मा f इज इक्वल टू ma करना है, तो फोर्सेस कौन से है, एक mg sin थीटा है एक f के है, तो mg sin थीटा प्लस f के इज इक्वल टू ma। डेफिनेटली बच्चों ये दोनों फोर्सेस वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये स्पीड को कम ही करेगा, ये रिटार्डेशन मोशन ही है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो हमको एक्सेलरेशन क्या मिला, आप याद रखना है। आज मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड ऑन करूंगा, एक्सेलरेशन क्या मिला है g, अगर g को कॉमन ले लो तो साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। याद रखना अब द इंक्लाइन रफ सरफेस हो, रफ सरफेस अब द इंक्लाइन, अगर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन होगा g कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। फिर बच्चों टाइम टेकन, टाइम फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, उसके लिए v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है, इनिशियल v0 है, रिटार्डेशन ta मिल गया आपको। फिर डिस्टेंस फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसके मैंने लास्ट फॉर्मूला यूज किया, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad।
अब देखो यहाँ पे तो हमको डिस्टेंस कितना मिला देखना है यहाँ पे v0 स्क्वायर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा एंड हाइट ऑफ इंक्लाइन तो वो तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस से मिल गई हमको। फिर मैंने ये होमवर्क में दिया था कि ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन था, m मास का ब्लॉक था, रफ सरफेस थी और हमने ब्लॉक को रिलीज किया था और रिलीज जब मैं करूंगा तो ये डाउनवर्ड चलाएगा, यहाँ पे mg sin थीटा डाउनवर्ड होगा और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमको मालूम है म्यू के n इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में देखो यहाँ पे y में, ये y डायरेक्शन में देखो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये ब्लॉक यहां से डाउनवर्ड ही ट्रैवल करे इसलिए मैंने ये कंडीशन आपको बताई थी दैट tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू के। ये होगा तभी हम बता सकते हैं कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा। ये मैंने प्रूव भी किया था कि जो डाउनवर्ड फोर्स है, कहां पे डाउनवर्ड बच्चों, आप अगर डाउनवर्ड सिर्फ इसको ही समझ रहे हो तो यह गलत है। अब आपको समझना है कि डाउनवर्ड दैट मींस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड। ऑलवेज तो ऐसी स्पेसिफिकेशन कितनी आपको रिक्वायर्ड रहेगी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। डाउनवर्ड दैट मींस अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड, अपवर्ड दैट मींस अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड। तो यहाँ पे ये mg sin थीटा अगर बड़ा होगा एफ कैसे, तभी ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। फिर वहां पे एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ डिसेंट एंड फाइनल वेलोसिटी। तो यही क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है और यही क्वेश्चन से हम इसी सिचुएशन से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए पहले बच्चों ये रफ सरफेस था, ये मुझे गिवन है tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू के और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पहले मेरे को बताना है। थीटा एंगल पे ऐसे है, सरफेस रफ है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। ये m मास का ब्लॉक, मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट पे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइड में अलग से आप ऐसे ड्रॉ करो, मगर बेटर है कि मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे ले लो यार, आप क्यों हमको टाइम वेस्ट करना है। अब एफबीडी वगैरह कुछ नहीं ड्रॉ करना है, डायरेक्टली चलिए ये mg, यहाँ पे बच्चों क्या होता है दैट इज mg cos थीटा, यहाँ पे बच्चों क्या होगा दैट इज mg sin थीटा, यहाँ पे बच्चों ये नॉर्मल, ओके नो प्रॉब्लम, ये नॉर्मल हो गया। अब बच्चों रिलेटिव मोशन अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एफ के रहेगा। वाई डायरेक्शन में देखो तो इन वाई डायरेक्शन अगर हम देखें, वाई डायरेक्शन में सिंपल बच्चों वाई कौन सी है आप यहाँ पे फिर भी लिख लो, मैं इसको पॉजिटिव एक्स बोल रहा हूं, इसको पॉजिटिव वाई बोल रहा हूं, ऐसे अलोंग द इंक्लाइन जो है वो एक्स है, डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव एक्स बताया है। सर लास्ट क्वेश्चन में था आपने अपर को पॉजिटिव बताया था, वहां पैसे रिक्वायरमेंट थी यार, जैसी रिक्वायरमेंट ऐसे हमको चलना है। सो इन वाई डायरेक्शन n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये y अप, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, फिर x में डिस्कस करते हैं। x में तो बच्चों ये बड़ा है, mg sin थीटा कैसे बड़ा है सर, आपको कैसे मालूम हुआ, ये कंडीशन है ना tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू के, वो यही शो कर रही है कि ये बड़ा है। और फिर भी एक्सेलरेशन निकालना है तो ये फोर्स बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तभी ये डाउनवर्ड आएगा ना, तभी एक्सेलरेशन निकल पाएगा। तो इन x डायरेक्शन आप देखो तो मैं लिखूंगा बच्चों सिग्मा f इज इक्वल टू एम ए। चलिए सिग्मा f इज इक्वल टू एम ए, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बच्चों डाउनवर्ड ही है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, दैट इज mg sin थीटा माइनस f के डेट मीन्स बच्चों म्यू के n, और n की जगह मेरे को लिखना होगा mg cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों ma। यहाँ पे देखो m कैंसल आउट, तो एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, g को कॉमन ले लो तो sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। बच्चों ये आपको टिप्स पे रहना चाहिए, याद कीजिए मैंने 2-3 या 5 मिनट पहले ही बताया था कि ये ब्लॉक अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था, वहां पे ये एक्सेलरेशन आपको मिला था g कॉमन sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, याद कीजिए। तो ये बिटवीन में जो यहाँ बीच में प्लस माइनस है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है।
प्रैक्टिस करने से वो याद ही रह जाएगा, अगर याद ना रहे तो डोंट वरी, आपको ऐसे प्रूव करना भी आना चाहिए कि एसोलेशन ऑलवेज जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। मैं आज इसका यूज करने वाला हूं। तो ये एसोलेशन ऑफ ब्लॉक हमको फर्स्ट कंडीशन मिल गई। अब सेकंड बच्चों, सेकंड क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट टीडी, नीचे आने के लिए टाइम। सर फॉर्मूला यूज कीजिए, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एडी। यहां से अब आपका आंसर नहीं मिलेगा, देखो क्यों नहीं मिलेगा सर? चलिए रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, क्या आपके पास फाइनल वेलोसिटी है? जो थर्ड क्वेश्चन है, स्पीड व्हेन ब्लॉक एट बॉटम, ब्लॉक जब यहां पे बॉटम पे होगा वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो आपके पास है नहीं, नहीं आपके पास v ना है आपके पास t। तो एक ही इक्वेशन में हम दो अननोन कैसे निकाले? मगर इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल, ये गिवन है बच्चों, मैंने याद कीजिए ये पहले गिवन था, ये गिवन होगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये वही है जब ब्लॉक अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था, यही है, देखो बच्चों यही है वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। और वही होगा ना, क्योंकि एंगल भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी वही, प्लेन भी वही। अगर यहाँ बॉटम से टॉप तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल वो टॉप से बॉटम करेगा, तो वो तो सेम ही रहने वाला है ना। तो ये यहाँ पे ये गिवन होगा बच्चों ये आपके लिए। तब हम यूज कर पाएंगे लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन क्या था हमारा? दैट इज वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। सर इसमें क्या करोगे? सर मेरे को तो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो सेकंड d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए d आपके पास है? यस सर है हमारे पास। दैट इज वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू, रेस्ट से रिलीज किया है आपने बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या लिखना है बच्चों? दैट इज जी, एक्सीलरेशन दैट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां से बच्चों मुझे 2 कैंसल आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट, तो यहां से आप देखो t इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर का अंडर रूट वी जीरो होगा, g को डिनोमिनेटर में ले लो तो g स्क्वायर का अंडर रूट g होगा, और यहां पे साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। याद कीजिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना होगा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस म्यू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको टाइम ऑफ डिसेंट मिला बच्चों, टाइम ऑफ डिसेंट। बेसिकली वी जीरो स्क्वायर और जी स्क्वायर का मैंने यहाँ पे लूट ले लिया है। बताइए जामनगर आ रही है। आपने बताया ना कि वो ब्लॉक ऊपर से रिलीज हो रहा है। यस सर वो डिस्टेंस में फाइनल वेलोसिटी नहीं है कि वो आपने एग्जांपल के ऊपर लिखा डायग्राम के ऊपर, ये नहीं ये गिवन है। देखो यहाँ पे आप, वो सही बात है, उसने ये बताया कि v जीरो तो सर इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसे नहीं है, ये गिवन है। ये बेसिकली यहाँ पे होगी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी ना वही होगा, इसलिए मैंने लिखा है ना कि ये गिवन है, और इसमें v जीरो आपको इनिशियल नहीं कंसीडर करनी है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे ये टाइम ऑफ डिसेंट आपको मिल गया। एंड लास्ट स्टेप थर्ड, स्पीड व्हेन ब्लॉक एट बॉटम, तो उसके लिए बच्चों वही फॉर्मूला हमारी v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। यहाँ पे रिलीज कर रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 एक्सीलरेशन क्या है बच्चों? g को कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। d डिस्टेंस आपको गिवन है वही लिखना है हमको, दैट इज इनटू वी जीरो स्क्वायर अपॉन बच्चों 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर
राइट साइड चला जाएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। 2g कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमने जो डिस्कस किया, यहां पे बच्चों 3 क्वेश्चंस थे, तीनों के आंसर हमने दे दिए। एडवांस में क्वेश्चन आया है कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो आप बताइए। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन के लिए इंक्लाइन प्लेन होगा, थीटा एंगल पे होगा, एक टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। वो आप फास्ट कैसे कर सकते हो, दोनों के लिए आपको एक्सेलरेशन याद होना चाहिए कि अपवर्ड होगा टाइम ऑफ एसेंट, वहां पे जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा होगा, और उस हिसाब से आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए टी की जो v इज इक्वल टू v0 प्लस एटी। टाइम ऑफ डिसेंट के लिए डी आपको गिवन होगा, वहां पे टी डी और टी ए और टी डी का रेशियो आपको ऐसे निकालना है। कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, बेसिकली मल्टी चॉइस था, टी ए इज ग्रेटर देन टी डी इज ग्रेटर देन टी ए, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। जल्दी कौन पहुंचेगा, इन शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, और अच्छा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखो यहां पे क्या है बच्चों, रफ इंक्लाइन प्लेन है। मेरी बात सोचना यहां पे जरा, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री है। दो ब्लॉक ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, देखो ए और बी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ओके, नो प्रॉब्लम। मास ऑफ ए जो है वो 10 kg और बी का मास 5 kg है, और हमको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ओके, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन देम। ओके, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन देम। चलिए देखते हैं यहां पे क्या होता है सॉल्यूशन। यहां पे हम इसको रिलीज कर रहे हैं बच्चों, बेसिकली तो ये रिलीज हो रहा है। तो अगर आप रिलीज करोगे तो ये डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है दोनों, वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड ही ट्रैवल करने वाले, और उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको मालूम है, दैट इज ए इज इक्वल टू जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बच्चों याद कीजिए, आप पिछले 15 मिनट से हम वही पढ़ रहे कि अगर ये इसको आप रिलीज करोगे तो जो ये डाउन साइड आएगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ओके सर, अब यहां पे आप देखो ए और बी वो दोनों के बॉटम और इंक्लाइन प्लेन के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिफरेंट है। यहां पे 0.4 है, यहां पे 0.6 है। क्यों? क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करेगा ना, दोनों ब्लॉक डिफरेंट है तो दोनों का बॉटम डिफरेंट हो सकता है, प्लेन तो वही है, तो वहां पे म्यू डिफरेंट है। अब यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों कि अगर म्यू छोटा होगा, अगर म्यू छोटा होगा तो बच्चों साइन थीटा में से छोटा टर्म सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका एक्सेलरेशन बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे 0.4 छोटा है और 0.6 बड़ा है। अगर म्यू ज्यादा होगा तो साइन थीटा में से जो टर्म सब्ट्रैक्ट होने वाली है वो ज्यादा होगी, तो साइन थीटा में से अगर छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट होगी तो ए बढ़िया मिलेगा, और साइन थीटा में से जो टर्म सब्ट्रैक्ट होने वाली है वो ज्यादा है, मोर है, तो हमको एक्सेलरेशन लेस मिलेगा। ये बात यहां से हमको समझ में आ रही है। तो यहां पे बच्चों होगा क्या वो देखो आप, क्वेश्चन हम पहले फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक देखते हैं एंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बिटवीन देम। देखो यहां पे इसको हमने रिलीज किया है बच्चों, रिलीज जब रिलीज किया तब क्या हुआ, ए और इंक्लाइन प्लेन के बीच में म्यू कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो ए का एक्सेलरेशन फास्ट है या ज्यादा है, ए फास्ट ट्रैवल करेगा, और बी में म्यू कम है बच्चों, सॉरी म्यू ज्यादा है, बी में ए के रिस्पेक्ट में म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है
तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो बी स्लो ट्रैवल करेगा। तो ए का एक्सेलरेशन ज्यादा और बी का एक्सेलरेशन कम होगा, तो ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे रह जाएगा, तो दोनों के बीच नॉर्मल तो आएगा ही नहीं, कांटेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स है, उसके लिए कांटेक्ट रिक्वायर्ड है। जब आपने रिलीज किया उस टाइम दोनों साथ थे, मगर जैसे ही आपने रिलीज किया तुरंत म्यू ए कम था तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, और म्यू बी ज्यादा था तो उसका एक्सेलरेशन कम हो गया, ए आगे निकल गया, बी पीछे रह गया। तो डेफिनेटली होगा क्या बच्चों यहां पे कि अगर ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे ये 53 डिग्री है बच्चों, तो ए यहां पे होगा और जो बी है वो यहां पे कहीं होगा। ए के लिए अगर आप देखो, ए के लिए अगर आप देखो तो यहां पे इस डायरेक्शन में बच्चों एम जी साइन थीटा होगा। यस सर होगा। ये कितना है बेसिकली एम ए जी साइन थीटा, थीटा 53 है, लिखो 53। ए जो है वो रफ इंक्लाइन प्लेन के रिलेटिव डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे मिलेगा। यहाँ पे बच्चों ये नॉर्मल और यहाँ पे ये एम जी कॉस 53, एम ए जी कॉस 53। बी को जब आप रिलीज करोगे तो यहाँ पे एम बी इंटू जी है, तो यहाँ पे बच्चों सिंपल एम बी जी साइन 53, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एप के, मैं यहाँ पे एप के 1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे एप के 2 बोल रहा हूँ, और ये जो होगा दैट इज एम बी जी कॉस 53, ऐसा होगा बच्चों। ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ए दोनों का डिफरेंट है वो तो हमको मालूम पड़ गया, और ए बी का इस डायरेक्शन में। आप बच्चों डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके भी बता सकते हो, मगर फिर भी मैं यहाँ पे सिस्टमैटिकली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ए के लिए चलिए, ए के लिए जिस डायरेक्शन में मैं बेसिकली क्या यूज कर रहा हूं बच्चों, मैं यूज कर रहा हूं सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ए के लिए चलिए लिखिए एम ए जी साइन 53, ये कितना होगा, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट ही करता हूं मैं। एम ए कितना है बच्चों, एम ए बेसिकली 10 है, सो 10 इंटू जी 10 साइन 53, वो कैसा लगना है 53, 10 53 हमने पढ़ा था 4/3, ये 5, तो बच्चों साइन 53 होगा 4/5 माइनस साइन 53 4/5 माइनस एफ के 1। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे डाउट रहने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पहले, माइनस एफ के 1 इज इक्वल टू 10 ए, ठीक है ओके। अब बच्चों यहाँ पे एम बी जी साइन 53 माइनस एफ के 2 इज इक्वल टू 5 ए बी, ये बी ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको डायरेक्ट, अगर कंफर्टेबल है तो डायरेक्टली लिखना है कि एम ए कितना है 10, जी कितना है 10 साइन 53 4/5 माइनस एफ के 1 दैट मीन्स म्यू के, उस दोनों के बीच में म्यू के क्या है, ये एफ के 1 की जगह आप यहाँ पे ऐसे लिखो माइनस म्यू के एन, और म्यू के एन की जगह एम जी कॉस 53 ऐसे, यहाँ पे माइनस म्यू के एम बी जी कॉस 53 इज इक्वल टू 5 ए बी ऐसे। सो माइनस म्यू के कितना है, म्यू के यहाँ पे 0.4 है, एम ए 10 जी 10 कॉस 53 कितना लिखना है 3/5 इज इक्वल टू 10 ए, मिल जाएगा आपको एक्सप्रेशन ऑफ ए। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, 10 इंटू 10 100 इंटू 400/5 दैट मीन्स 80, या 5 2s are 10, 8 इंटू 10 80 माइनस 0.4 को आपको लिखना है 4/10, 10 कैंसल आउट, 5 2s are 10, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24,
यस 5 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू बच्चों 10 ए। तो यहाँ से ए का एक्सेलरेशन मिल गया 80 माइनस 24, 80 माइनस 24 कितना होगा शायद 56, यस 56 by 10, that means 5.6 meter per second square. Finish. अब सर हमको बी के लिए, चलिए तो मैं बी के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बी के लिए एम बी बोलिए भाई 5, जी कितना 10 इंटू बच्चों साइन 53, साइन 53 फिर से 4/5 माइनस म्यू के, अब म्यू के यहाँ पे कितना है 0.6 दैट मीन 6/10 इंटू बच्चों एम बी 5 जी 10 इंटू कितना होगा cos 53 दैट इज 3/5 इज इक्वल टू क्या लिखना है हमको 5ab। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए 5 कैंसल आउट तो यहाँ पे ये 40 हुआ माइनस ये 5 कैंसल आउट, ये 10 कैंसल आउट तो 6 इंटू 3 18 इज इक्वल टू 5ab। सो ab इज इक्वल टू यहाँ पे होगा बच्चों शायद 30 and 22/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे 5 4 20 है 4.4 समथिंग होगा। कैलकुलेशन देख लेना ए बी इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिनिश। दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंस सर नॉर्मल फोर्स कितना होगा 0, इसका आंसर तो 0 ही होगा क्योंकि दोनों के बीच कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्लियर सबको यहां तक? मेरे साथ ये सब कैलकुलेशन आपको वहां पे लिखनी है और साथ में करनी है। अगर सिर्फ आप वहां पे साइलेंटली बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी यहाँ पे बता सकता हूँ ना कि अब वैल्यू पुट करना ए और ए भी मिल जाएगा, ऐसे मैं भी होमवर्क में दे सकता हूँ, मगर हमको मालूम है कि 50% क्वेश्चन में गलती यहाँ पे होती है तो ये करना है हमको। अब मैं क्या करने वाला हूं देखो, इसी क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज कर रहा हूं। देखिए कहां पे गया हमारा सिलेक्ट, यस मैं इसको अब करने वाला हूं ऐसे, यहां से एलआई, ये क्या हुआ, मैं इसको ऐसे यहां से करूंगा सिलेक्ट, फिर कॉपी, कहां पे गया कॉपी कहां पे गया, ओ भाई पहले तो कॉपी आया था, सिलेक्ट, लास्ट टाइम हम ये कॉपी यहाँ पे था शायद, हाँ कॉपी मिल गया, चलिए वाओ। अब यहाँ पे पेस्ट, अब मैं क्या चेंज करने वाला हूं देखो, वो इक्वेशन है मगर अब मैं यहाँ पे एक चेंज करूंगा और चेंज ये है कि मैं यहां पे अब 0.6 करने वाला हूं और यहां पे 0.4 करने वाला हूं। इक्वेशन वही है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने, जहां पे 0.4 था वहां पे 0.6 किया और जहां पे 0.6 किया वहां पे 0.4 किया। सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स एक्सिस्ट बिटवीन देम। चलिए अब आपको मालूम भी है यहाँ पे बच्चों कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है बच्चों जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, बच्चों ये आपको मालूम है। अब यहाँ पे म्यू के अगर ज्यादा है या म्यू के पहले कम है तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा, और म्यू के आपका ज्यादा है उस केस में आपको एक्सेलरेशन कम मिलने वाला। चलिए तो यहाँ पे बच्चों पहले म्यू के कम और ज्यादा, पहले यहाँ पे देखिए 0.6 ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम है, तो यहाँ पे एक का एक्सेलरेशन कम है और बी का ज्यादा है। देखिए बी म्यू बी 0.4 है, म्यू बी कम है तो म्यू कम होगा तो साइन थीटा में से
छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट होगी तो ए ज्यादा आएगा, तो बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए का कम है, तो आप रिलीज करोगे तो ऑलवेज बी और ए दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं, यहाँ पे वो सेपरेट नहीं होने वाले हैं, एक साथ ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्लो ट्रैवल कर रहा है, बी फास्ट ट्रैवल कर रहा है, तो ऑलवेज पीछे से बी ए को स्ट्राइक ही करेगा, वो पुश ही करेगा, और वो पुश की वजह से वहां पे नॉर्मल फोर्स होगा, तो यहां पे हमारा आंसर नॉर्मल फोर्स का 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है साहब? मैं आपसे बात कर रहा हूं अहमदाबाद, ओके, भुज, ओके, फिर वलसाड, सुरेंद्र नगर, ओके, मोडासा, पोरबंदर, ओके फाइन। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना, ए फास्ट ट्रैवल करेगा तो ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे रह जाएगा, वो लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे ए का एक्सेलरेशन से बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो बी ए को पीछे से स्ट्राइक करता रहेगा और वहां पे नॉर्मल फोर्स बना रहेगा। सर तो करना कैसे है? देखो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आगे बढ़ने वाला हूं ऐसे। ये बेसिकली 53 डिग्री का है एंगल, ये 53, यहाँ पे ये ए और ये बी। चलिए पहले मैं ए पे डिस्कस करूंगा सब। ए पे डाउनवर्ड ये जो फोर्स होगा वो कितना है हमको मालूम है। ए पे डाउनवर्ड कितना है, एम ए जी साइन 53। आपने वैल्यू पुट की तो 80 मिला था, फिर भी आप देख लो, एम ए 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू बच्चों 4/5, तो आपको 80 मिल जाएगा। तो ये हमको मालूम है कि यहाँ पे 80 न्यूटन है ए पे। फिर बच्चों यहाँ पे ये कितना है, ओके, हमको तो फ्रिक्शन चाहिए, वाई डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो हमको वो मालूम होना चाहिए कि फ्रिक्शन कितना है। तो यहाँ पे हमने जो FK1 डिस्कस किया था वो कितना था, देखो आप 24 मिल रहा था, यस 24, तो वो भी 24 ही होगा। नहीं सर अब बदल गया, सही बात है, अब ये है नहीं, यहाँ पे केस चेंज हो गया है, ये 80 न्यूटन, यहाँ पे बेसिकली MAG था, ये कितना होगा बच्चों, MAG cos 53, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, एम ए कितना था बच्चों 10, जी 10 cos 53, 3/5 होगा ना cos 53, तो 5 2 10, ये 60 न्यूटन होगा। यहाँ पे एस से नॉर्मल, ये N1 बोलूंगा मैं, यहाँ पे बच्चों FK1 होगा, कितना होगा डिसाइड करेंगे। फिर बच्चों और एक फोर्स आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे ए का एक्सेलरेशन कम है, बी का ज्यादा है, तो बी ए को पुश कर रहा है ऐसे, वो बी ए के साथ स्ट्राइक करेगा और ए को ऐसे पुश करेगा, तो ऐसे नॉर्मल आ गया ना, जो मैंने पर्पल कलर से यहाँ पे शो किया है, ये नॉर्मल किसने किस पे एग्जिट किया, बी ने ए पे, तो ए बी पे भी ऐसा नॉर्मल एग्जिट करेगी। ओके, अब इसके अलावा सर क्या है, बी के लिए देखते हैं, चलिए बी के लिए हम बी के लिए पेन का कलर चेंज करते हैं, इस डायरेक्शन में उसका भी वेट होना चाहिए, यस, बी का इस डायरेक्शन में वेट क्या है। सर ये ऐसे आप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, देखो बच्चों अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बी को ऐसे सेपरेट भी यहाँ पे बताऊंगा, बेसिकली आपको यहाँ पे ही सब मालूम होना चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उसको तो क्या है कि ये क्या चल रहा है, एक्स ही नहीं दिख रही है हमको, तो उसके लिए है बी को सेपरेट, सेपरेट है नहीं, मैं सेपरेट दिखा रहा हूं कि इस डायरेक्शन में आप देखो उसका वेट होगा MBG, MBG, MBG साइन 53, वो कितना मिल रहा था 40 न्यूटन, यही होगा ना MBG साइन 53, यस वही होगा, तो इस डायरेक्शन में ये 40 न्यूटन। ओके, यहाँ पे बच्चों FK2 होगा, यहाँ पे आपका वो MBG था, इसका ये कंपोनेंट देख लो आप, MBG cos 53, चलिए MB कितना है 5, G 10 cos 53, 3/5, तो वो 30 न्यूटन हुआ ना, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे। और एक फोर्स अभी बाकी है,
जो ए ने बी पर एग्जिट किया था, ऐसे नॉर्मल। बेसिकली दोनों साथ में ही चलने वाले हैं यहां पे, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन कम है, बी का ज्यादा है, इसलिए तो वो पीछे से आके इसको पुश करेगा। तो दोनों बेसिकली तो रहेंगे साथ में ही ना, तभी नॉर्मल आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन भी है, इसका एक्सेलरेशन भी है। चलिए सर, यहाँ पे तो आपने लिखा ए इज लेस देन एफ, दोनों का डिफरेंट है। अरे बच्चों, मैं यही बता रहा हूँ, ये स्लो है, ये फास्ट है, इसके साथ कोलाइड करेगा तो दोनों साथ ही चल रहेंगे, तभी नॉर्मल मिलेगा आपको। यहाँ पे ये नॉर्मल एन नहीं बोलना है, इसको N2 बोलना है। एन तो हमने बोल दिया है, ये दोनों के बीच एन है। यहाँ पे ग्राउंड ने ए पे N1 एग्जिट किया, ग्राउंड ने बी पे N2 एग्जिट किया। N1 N2 इसको ऐसे बताओ। ओके, चलिए ए के लिए फॉर्मूला क्या लिखनी है सर? ए के लिए लिखिए ET माइनस F K1 दैट मीन्स, मैं अब डायरेक्टली, यार डायरेक्टली नहीं लिखने दोगे मुझे मालूम है, फिर आपको नहीं पता नहीं चलेगा। F K1 की जगह क्या लिखना है? म्यू के एन। तो म्यू कितना है बच्चों यहाँ पे? 0.6, और एन की जगह N1 की जगह कितना है? 60 इज इक्वल टू 10 इंटू है। जिस डायरेक्शन में, मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पे बच्चों, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम यूज किया है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट किया। और को है? यस सर है, आपने नहीं लिखा है। ए पे नॉर्मल अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में था। ओके, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा लिखना होगा ना, ET प्लस एन माइनस F K1 के लिए मैंने म्यू यहाँ से लिखा 0.6 और एन यहाँ से लिखा N1 दैट इज 60 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ओके ठीक है। बी के लिए देखते, बी के लिए डाउनवर्ड कितना था? 40, और ऑपोजिट में 2 थे, एन बी था, और F K2 उसके लिए म्यू कितना है? 0.4, और नॉर्मल कितना हमको मिला? इंटू 30 इज इक्वल टू बच्चों 5A। चलिए इसको ऐड ऑन कीजिए, इसको ऐड ऑन करोगे तो 80 प्लस 40 120 प्लस एन माइनस एन कैंसिल आउट, माइनस ऑफ, यहाँ पे 6/10 होगा। 6/10 तो 10 6 है 60, 6 इंटू 6 36, माइनस 4/10 तो यहाँ पे 12 होगा। 4/10 10 3 है 30, तो 4 इज इक्वल टू 15 है। चलिए, तो आपको एक्सेलरेशन अगर निकालना है 120 में से 36 और 48 को सब्ट्रैक्ट करना है, 120 माइनस 48 शायद 72 मिलेगा। 72/50 न मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे, आपको नॉर्मल मिल जाएगा। इसको आप डायरेक्टली सिस्टम कंसीडर करके भी कर सकते हो। सर सिस्टम का मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखिए, मैंने ए को भी डिफरेंट ट्रीट किया, बी को भी डिफरेंट ट्रीट किया। अगर मैं यहाँ पे, और यही आंसर हमको मिलने वाला है, सिस्टम लेके करूंगा। किसकी सिस्टम? ए एंड बी की, दोनों की। तब आप देखो यहाँ पे, अगर ये सिस्टम होती 53 डिग्री, तो यहाँ पे बच्चों ये ए और बी, यहाँ पे 80 न्यूटन आता, यहाँ पे कितना बच्चों? 40 न्यूटन, ये डाउनवर्ड 40 न्यूटन, दोनों साथ में ही चल रहे, 80 प्लस 40। ये बच्चों जो मैंने पर्पल कलर से ये नॉर्मल आपको शो किया है, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। यस, सिर्फ ए पे वो फोर्स है, सिर्फ बी पे वो है, मगर ए और बी दोनों को कंबाइंड मोशन में लूंगा, सिस्टम की तरह ट्रीट करूंगा, तो ये इंटरनल फोर्स हो गए। तो ये नहीं दिखाना है मुझे। यहाँ पे बच्चों सिर्फ लिखना है F K1 और यहाँ पे लिखना है F K2। सिंपल, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्सेस देखिए, 80 प्लस 40 120 माइनस ऑपोजिट F K1 F K2 दैट मींस वही होगा ना। ये बच्चों F K1, ये F K2 दैट मींस माइनस 36 माइनस 12 इज इक्वल टू टोटल मास सिस्टम की 15 इंटू ए। सेम इक्वेशन आ गया। देखिए यहाँ पे हमको ए और बी को सेपरेट लेके ही करना है, क्योंकि नॉर्मल तो तभी मिल पाएंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल रहा है, नॉर्मल नहीं मिलेगा। नॉर्मल तो तब मिलेगा जब आप ए और बी दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट करोगे। क्लियर हो रहा है? पक्का? सुरेंद्र नगर
सुरेंद्र नगर के साथ क्या हुआ, आप चले गए या फिर मोडासा? वो फर्स्ट बैच में बीच में वो बंदा है, वो क्या कर रहा है नीचे? हाँ, फिर बालासिनोर, क्या बात, अहमदाबाद, ओके फाइन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बताएगा देखिए, वैसा ही है, नॉर्मल फोर्स की जगह यहाँ पे सिर्फ मैंने टेंशन कंसीडर करना है। एम ए इज इक्वल टू 10 के जी, एम बी इज इक्वल टू 5 के जी। ये बच्चों ए और बी दोनों के बीच में मासलेस स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पे म्यू आपको गिवन है 0.5 एंड 0.6। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों को जब आप रिलीज करोगे तो एक्सीलरेशन जो मिलेगा वो यही है, दैट इज जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक डाउन साइड ट्रेवल करने वाले हैं। ओके, तो क्या करना है सर? तो हमको ये देखना है कि जिसके लिए म्यू छोटा होगा उसका एक्सीलरेशन बड़ा होगा, और जिसका म्यू बड़ा होगा उसका एक्सीलरेशन छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ए के म्यू ए छोटा है तो उसका एक्सीलरेशन बड़ा है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए का एक्सीलरेशन बड़ा है, बी का छोटा है। क्योंकि बी के लिए म्यू बड़ा है तो एक्सीलरेशन छोटा हो जाएगा। और ऐसा होना ही चाहिए ना कि ए का एक्सीलरेशन ज्यादा है, दैट मींस ए फास्ट ट्रैवल करेगा। ए जब फास्ट ट्रैवल करेगा तो उसका ओपोजिशन होगा, एक जो आपकी रफ सरफेस है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के ओपोजिट करेगी, और दूसरा बच्चों यहां पे टेंशन होगा ना। टेंशन तभी आएगा कि ए आगे जाना चाहेगा और जो स्ट्रिंग है वो उसको पुल करेगी। अगर यहां पे उल्टा हुआ कि ए का एक्सीलरेशन कम और बी का ज्यादा आ रहा है तो आपकी स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी और टेंशन जीरो हो जाएगा। वहां पे फिर दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करके नॉर्मल भी आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो अब स्लैक हो गई। तो ये ए जो है वो फास्ट ट्रेवल कर रहा है, बी स्मॉल सॉरी ये स्लो ट्रेवल कर रहा है। तो ए जब आगे बढ़ेगा, देखना यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम बन सकता है कि जब यहाँ पे ए पे आप देखो, अब देखो मेरी बात यहाँ पे, इसके लिए मैं फोर्स लिखूंगा एम ए जी साइन 53। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, चलिए एम ए कितना है 10, जी कितना है 10, साइन 53 कितना होगा 4/5, तो शायद ये 80 न्यूटन ही मिलेगा आपको। यस 80 न्यूटन ही। यहाँ पे फिर ये आप कैलकुलेट कर लो, चलिए अब वो ही है ना बच्चों, अब एम ए जी कॉस 53, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 100 इंटू 3/5, तो यहाँ पे बच्चों 60 न्यूटन ही आपको मिलेगा कॉस 53 3/5। यहाँ पे बच्चों ये नॉर्मल N1। ए का एक्सीलरेशन बढ़िया है, बी के लिए देखते हैं चलिए। ओके, यहाँ पे क्या आएगा इस डायरेक्शन में Fk1। क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों खबर, यहाँ पे देखना क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इस सिस्टम को हम रिलीज करेंगे तो आपको मालूम है ए का एक्सीलरेशन ज्यादा है, बी का कम है, तो पहले ए इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में डाउन साइड ट्रैवल करने की टेंडेंसी रखेगा, उसका ओपोज होगा। ओपोज दो फैक्टर कर सकते हैं, फर्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, सेकंड टेंशन फोर्स। सर पहले कौन आएगा, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या टेंशन होगा? बेसिकली पहले काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, पहले वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। डाउन साइड फोर्स ज्यादा है तो ब्लॉक रिलेटिव मोशन करेगा इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा। जब फ्रिक्शन अकेला अपोज नहीं कर पाएगा फिर टेंशन का रोल स्टार्ट होगा, और दोनों नहीं कर पाएगा तो वो मूव करने लगेगा। ये मैं आपको नोट में नेक्स्ट लेक्चर में एड ऑन करा दूंगा। मगर जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ये ज्यादा है तो पहले ए के रिलेटिव मोशन को स्टॉप करेगा आपका फ्रिक्शन, फिर टेंशन, दोनों से नहीं होगा तो ब्लॉक चलने लगेगा, फिर अपोज होगा काइनेटिक फ्रिक्शन एंड टेंशन दोनों। मगर वो तो ठीक है, मैं आपको फिर बाद में बताने वाला हूं। मगर यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ए, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एम बी जी, इसका एक कंपोनेंट ऐसे आपको मिलेगा, दैट इज एम बी जी साइन 53। ये हमको मालूम है एम बी जी कितना है 10 इंटू 10 सॉरी 5 इंटू 10 50 50 इंटू बच्चों साइन 53 कितना होगा
4/5, तो ये 40 न्यूटन। क्या 40 न्यूटन था? यस सर, ये रहा 40 न्यूटन। फिर यहाँ पे देखो, ये वही है, MBG cos 53, 5 into 10, 50 into 3/5, 30 न्यूटन। क्या वहाँ पे 30 न्यूटन था? क्या 30 न्यूटन था? यस, हो रहा 30 न्यूटन। यहाँ पे बच्चों ऐसे FK2 और यहाँ पे नॉर्मल N2। फिर दोनों साथ साथ ही चलेंगे ना, वरना तो स्ट्रिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए ए के लिए लिखते हैं, सूरज दबोली लास्ट बैच। ए के लिए पहले लिखना है हमको। हम क्या लिख पाएंगे? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? ये 80। ओके, 80 माइनस अपोजिट में F1 है, माइनस टेंशन भी है ना। अगर सिस्टम को ट्रीट करेंगे तो टेंशन नहीं होगा, मगर मैं तो सिर्फ ए को ही लिख रहा हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स 10 है। सर ये कैसे लिखना है? 80 माइनस F1 कितना है? म्यू के N1। म्यू कितना है बच्चों? 0.5 इंटू एन कितना है? N 60 माइनस टी। फिर इसको सिंप्लीफाई करिए। चलिए 80 माइनस 5/10, 5/10 दैट मीन्स 30 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। अब बी के लिए लिखते हैं। बी के लिए ये डाउनवर्ड कितना फोर्स है? ये 40 माइनस 40 प्लस टी होगा बच्चों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में 40 इस डायरेक्शन में यहाँ पे टी ऐसे आएगा ना, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहने वाला है। ये भी टी, ये भी टी, तो 40 प्लस टी माइनस में FK2 क्या है? FK2 म्यू के N2। म्यू के कितना है? 0.6 और N2 आपने कितना फाइंड किया? 30 इज इक्वल टू 5 है। ओके, यहाँ पे 6/10 तो 10 3 ज़ा 30, तो ये 18 न्यूटन हो गया, इज इक्वल टू बच्चों 5A। इसको एड ऑन करना है, माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 80 प्लस 40 120, 120 माइनस 48 वही होगा ना। A इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, किसी भी एक जगह वैल्यू पुट कीजिए, सॉरी टेंशन निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कीजिए, टेंशन मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ये सब आपको मालूम पड़ रहा है? पक्का यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ सबको मैं क्वेश्चन राइज करूंगा। चलिए देखते हैं। सूरज दबोली आपको कुछ मालूम पड़ रहा है यहाँ पे? दबोली आपको बोल रहा हूं मैं। यस, फर्स्ट बैच में। हाँ ओके, उसके लिए पेन रखने की जरूरत नहीं है, वो पेन पहले पेन रखी फिर ऐसे थंब किया। चलिए अब तो और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या है? सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारी टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 36 है। टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 36 क्या करना है इसमें देखते हैं। इसमें ऐसा बताया गया है कि एक ट्रक है बच्चों, बेसिकली ये ट्रक है, ट्रक, और वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेरेट हो रहा है। पीछे का लिखना है, अभी बाकी है। चलिए नोट डाउन कीजिए, एक कीजिए रे कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अहमदाबाद, आपकी मकर संक्रांति कैसी रही? अच्छी? 2 दिन जगाए पतंग आपने कि एक ही दिन? 2 दिन, 4 दिन? क्या बात है, 4 दिन। या फिर वो
फेसबुक और वो इंस्टा और उसके अलावा भी एक आ गया है ना ऐप, उसमें ही पड़े रहे। नहीं, पतंग जगाई, अच्छी बात है। क्योंकि क्या है, उत्तरायण का मकर संक्रांति का मीनिंग ही चेंज हो गया है। किसी को पतंग नहीं जगाना है, सिर्फ रेडी होके टेरेस पे आके, फिर आपको मालूम ही है उसका मीनिंग चेंज हो गया है। अब पहले मीनिंग और था, जब हम छोटे थे तो सुबह 5 बजे से रात को भी 1-2 बजे तक हम वो करते ना, उसको क्या बोलते हैं, काना, काना ही बोलेंगे ना, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, वही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, कनिया, वो जो भी हो वो करते हैं, मुझे सुना ही नहीं दे रहा इसलिए। फिर 2 बजे रात को सोते थे, 5 बजे वो व्हाइट चिल बोलते ना, व्हाइट, क्योंकि तब तो वो डार्कनेस रहती है, अभी तो सुबह होती नहीं है, तब हम व्हाइट चिल से स्टार्ट करते हैं और शाम को 6 बजे तक लास्ट व्हाइट चिल जब खत्म हो तब हमको नीचे जाना है और फिर सो जाना है। और अब तो क्या है कि सब सोफिस्टिकेटेड माहौल है भाई, पहले तैयार होना है, मेकअप बैकअप करना है, वो करना है, ये करना है, पतंग नहीं जगाना है। चलिए, बेसिकली ये ट्रक है, ट्रक, और ट्रक एसलेटेड मोशन कर रहा है, ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एसलेट हो रहा है। ये ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक अभी रेस्ट पे, देखो ये सब चीजें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एसलेट हो रहा है। ये ब्लॉक और जो आपका ट्रक है, इस दोनों सरफेस के बीच का म्यू 0.15 है, दैट मीन्स वो सरफेस रफ है। फिर यहां पे बताना है फाइंड टाइम व्हेन बॉक्स विल फैल ऑफ द ट्रक, वो टाइम बताना है कि जब ये बॉक्स ट्रक से गिर जाएगा। सर ये गिरेगा क्यों, पहले तो वो हमको क्वेश्चन होगा कि ये गिरेगा क्यों, क्यों साथ में नहीं चल सकता। फिर फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ड्यूरिंग बॉक्स विल फेल ऑफ, जब तक ये बॉक्स फेल ऑफ कर जाए उतने टाइम में ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक। और ब्लॉक ट्रक के एंड से 5 मीटर की दूरी पे था। चलिए देखते हैं, यहां पे मैंने ये आपको शूडो फोर्स के टाइम ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, मगर वहां पे बच्चों याद कीजिए ये सरफेस आपकी स्मूथ थी, और मैंने ऐसा बताया था कि अगर आप ग्राउंड से देखो तो ये ट्रक आगे निकल जाएगा और ब्लॉक वहीं पे गिर जाएगा, ट्रक आगे निकल जाएगा, ब्लॉक वहीं पे गिर जाएगा ग्राउंड से देखने पर। मगर आप ट्रक से देख रहे हो, ट्रक से देख रहे हो, तो ट्रक से देखने पे आप शूडो फोर्स डिक्लेयर करते हो। मैंने शूडो फोर्स कैसे कंसीडर करना है वो आपको बताया। यहाँ पे देखिए ये क्लियर है बच्चों कि ये बॉक्स ट्रक से गिरेगा, क्योंकि ये बॉक्स को ट्रक के साथ आगे ले जाने के लिए जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर ये सरफेस स्मूथ होगी तब तक तो तब क्या होगा बच्चों, ये ट्रक आगे निकल जाएगा, ब्लॉक वहीं पे गिर जाएगा। अगर ये स्मूथ होगी तो, मगर स्मूथ तो है नहीं, रफ है, तो रफ है तो फ्रिक्शन भी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी होना चाहिए ना, ताकि ये ब्लॉक या बॉक्स ट्रक के साथ आगे चल सके। इतना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है सब इतना फ्रिक्शन, तो क्या होगा सर, वो ब्लॉक डेफिनेटली गिर जाएगा। अब आप ट्रक से देख रहे हो, आप ट्रक पे हो, आप बैच पे बैठ के आप शूडो फोर्स कभी भी एक्सर्ट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आना होगा। अब सब ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि हम ये ट्रक पे है, ट्रक राइटवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो ये ब्लॉक पे बच्चों शूडो फोर्स अब आप बता सकते हो, क्योंकि शूडो फोर्स तभी हमको यूज करना है जब हम नॉन इनर्शियल या एसलेटेड रेफरेंस फ्रेम में चले जाए। तो शूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जो बॉक्स है उसका मास इनटू जो आपका एक्सीलरेशन है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का, वो एक्सीलरेशन, दैट इज 2।
ये बच्चों 4 kg का नहीं था, एग्जैक्टली 40 kg का था। तो यहाँ पे 40 इंटू 2 80 न्यूटन आएगा। सर ये ब्लॉक साथ में क्यों नहीं गया? फ्रिक्शन सरफेस उतनी इनफ रफ नहीं थी। सर वो कैसे नहीं थी? उसका आंसर आपको आगे मिलेगा, क्योंकि अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन अभी पढ़ना बाकी है। तो ये आप डोंट वरी, आपको ये आंसर मिल जाएगा। मगर यहाँ पे आप इतना आप लिखना है तो लिख भी सकते हो कि ये सरफेस इनफ रफ नहीं थी, एनफ रफ नहीं थी ये, कि ये ब्लॉक या बॉक्स को ट्रक अपने साथ ले जाए, इसलिए गिर जाएगा। वो पक्का है। अब सर क्या होगा? अब आप यहाँ पे देखो, ट्रक से देखने पे आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आप ये 40 kg के ब्लॉक पे ऐसे शूडो फोर्स एग्जिट करोगे। दैट मीन्स ये फोर्स इसको ऐसे आगे लगाएगा। 80 न्यूटन का है। दैट मीन्स ये ट्रक के रिस्पेक्ट में बॉक्स ऐसे नेगेटिव एक्स में ट्रैवल करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा? वो तो करेगा, क्योंकि ये तो बताना है हमको कि भाई फाइंड टाइम व्हेन बॉक्स विल फेल ऑफ द ट्रक। तो वो तो सही बात है, वो ट्रक से गिरने वाला है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में, ऐसे एफ के। ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसने किस पे एग्जिट किया है? ट्रक ने ब्लॉक पे। तो ब्लॉक ट्रक पे ऐसे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन को भी आपको भूलना नहीं है। चलिए अब 40 kg के ब्लॉक के लिए हम सब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ये 40 kg का ऐसे ब्लॉक है, इस पे कौन कौन से फोर्स है? इस डायरेक्शन में बच्चों शूडो फोर्स है 80 न्यूटन का। इस डायरेक्शन में एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला है म्यू एन। चलिए म्यू कितना है बच्चों? 0.15 है। एन कितना है? डाउनवर्ड बच्चों यहाँ पे 40 g होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो एन की जगह आपको वाई डायरेक्शन में तो सब बैलेंस में ही है। सो 40 इंटू जी दैट मीन्स 10। सो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 100 होगा और यहाँ पे 400 होगा। 0 0 कैंसल आउट, तो 60 न्यूटन का होगा बच्चों। दैट मीन्स कि ये 40 kg के ब्लॉक पे टोटल फोर्स 0 नहीं है। लेफ्ट वर्ड 80 न्यूटन है, राइट वर्ड 60 न्यूटन है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा लेफ्ट में। मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स लिखना है तो 80 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करो, इज इक्वल टू 40 इंटू ए बच्चों। तो यहाँ पे 20 बाई 40 इज इक्वल टू ए। 0 0 कैंसल आउट, तो आपको एक्सेलरेशन मिला 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी लिखना है आपको। ये इतना एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा बच्चों 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको एक्सेलरेशन नहीं बताना है। देखो ना यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन था, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो सफिशिएंट नहीं था, सरफेस इनफ रफ नहीं थी कि ये ब्लॉक को अपने साथ लेके चले या बॉक्स को अपने साथ लेके चले। हमको क्या फाइंड करना है? हमको तो अभी फाइंड टाइम व्हेन बॉक्स विल फेल ऑफ द ट्रक। तो बॉक्स के पास एक्सेलरेशन आ गया, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है करना है, ब्लॉक या बॉक्स? 5 मीटर। देखिए 5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ये 5 मीटर क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। तो सिंपल यार, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉक्स इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स इनटू टी स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल 0 बच्चों। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉक्स ने? 5। उसका एक्सेलरेशन कितना है? चलिए वो भी लिखो आप, 1/2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से बच्चों टी आपको मिलेगा √20 सेकंड। 4 इंटू 5 20, √20 सेकंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे बच्चों। सेकंड डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स √20 सेकंड में ये ब्लॉक या बॉक्स ट्रक से गिर जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहां पे हमको वो मान के चलना है कि वो गिरेगा।
जिस दैट मीन्स उस पे एक्स में नेट फोर्स 0 नहीं है, तभी वो गिर सकता है। अगर सरफेस इनफ रफ होती तो वो उसके साथ में लेके चलता, मगर वो नहीं है। दैट मीन्स 80 न्यूटन शूडो फोर्स है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन या दैट मीन्स जो फ्रिक्शन राइटवर्ड है वो भी 80 न्यूटन होता तो लेफ्टवर्ड भी 80, राइटवर्ड भी 80, तो हो जाता ना। तो ब्लॉक नहीं मूव करता, या बॉक्स ट्रक के साथ चलता, मगर ऐसा नहीं है। यहां पे जो लेफ्ट में फोर्स है वो बढ़िया है या ज्यादा है, तो इसलिए बच्चों वो गिर जाएगा वहां से। चलिए सेकंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ड्यूरिंग बॉक्स विल फेल ऑफ। जब ये बॉक्स गिर जाएगा उस टाइम में ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अरे वो तो इजी बात है ना, अब मेरे को वो फाइंड करना है। सर ये 5 कहां से आया? ये 5 आपको गिवन होगा। जो ये बॉक्स गिरने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 5 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉक्स। अब मेरे को यहां पे पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक, किस टाइम में? जिस टाइम में ये बॉक्स गिर जाए। तो उसके लिए ट्रक का एक्सीलरेशन लेना होगा मुझे। चलिए मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, तो dt इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ et इंटू टी स्क्वायर। ये कैपिटल टी बच्चों ट्रक के लिए है, इनिशियल रेस्ट में था दोनों, तो 0 डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक। चलिए हाफ। अब मुझे यहाँ पे बॉक्स का एक्सीलरेशन 0.5 था, मुझे बॉक्स का एक्सीलरेशन नहीं लिखना है, ट्रक का लिखना है, दैट इज 2। एंड टाइम कितना है? टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर 20 लिखने वाला हूं ना मैं। टी इज इक्वल टू √20 है, तो टी स्क्वायर 20 होगा, 2 2 कैंसिल आउट, तो ये बच्चों 20 मीटर आपको मिल गया। जब तक ये बॉक्स गिर जाएगा उस टाइम में ट्रक जो है वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर हो रहा है सबको? ओके फाइन। वडोदरा भाईली आप कहां थे? अभी तक तो आप दिखाई नहीं दे रहे थे। ओ भाईली, आप कहां पे थे? आप कहां पे थे? यस सर। आप क्यों अभी तक नहीं दिखाई दे रहे थे? वो लाइट चली गई थी तो अब ये लाइट चली गई थी, ठीक है चलो। फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का ही है। अभी तक हमने स्टैटिक फ्रिक्शन तो स्टार्ट ही नहीं किया है, मगर अब ये लास्ट है। काइनेटिक फिर हमको स्टैटिक ही पढ़ना है। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये दो ब्लॉक है बच्चों, ए और बी। ए जो ब्लॉक है वो इनिशियली रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, और बी की इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। बी की इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली 6 मीटर पर सेकंड है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक हमको निकालना है। ओहो क्या बात है, हमको यहाँ पे ईच एंड एवरी ब्लॉक दोनों का इन शॉर्ट एक्सेलरेशन पता करना है। बी, find the velocity as a function of time. Okay. Third, find time when friction stops acting. Oh, friction stops acting. And fourth, find final velocity of both block. चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। यहाँ पे बच्चों देखिए, जो ए ब्लॉक जिस ग्राउंड पे है वो सरफेस स्मूथ है। ए ब्लॉक पहले आप लिख लो क्वेश्चन अगर लिखना है तो। चलिए फास्ट, फिर हम इसमें कुछ है नहीं। बुझ बुझ सूरत मोनार्च, क्या बात है, आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। फिर सूरत डब्बोली, ठीक है ओके। जूनागढ़, हे जूनागढ़
सुरेंद्र नगर भी है, क्या बात है, समोसा वाले सब है। सुरेंद्र नगर, वलसाड। बाला सिनोर, आप दोनों गर्ल्स आ गए? आप बेसिकली नाश्ता करने के लिए गए थे ना, समोसा खाने के लिए? हाँ मुझे मालूम है, वो आप इसलिए ही गए थे। मुझे क्या करना है, हर एक सेंटर पे फिजिकली आना है, मगर इतना स्केड्यूल इतना है ना टाइट, मगर हर सेंटर पे मुझे फिजिकली मिलने के लिए आना है। अब देखते तो है आप कैसे आप पढ़ते हो, कैसा आपका क्लासरूम है। भुज तो बहुत दूर है यहाँ से भाई। चलिए, वडोदरा भायली। चलिए अब हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये ए ब्लॉक था, वो इनिशियली रेस्ट पे था। ये ब्लॉक और ग्राउंड के बीच की सरफेस स्मूथ थी। ये बी ब्लॉक है, वो बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बीच की सरफेस रफ है बच्चों, देखिए म्यू गिवन है, दैट इज 0.4 ओनली। और बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं, चलिए वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। वी बी ए इज इक्वल टू हमको लिखना है वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है 6, वी ए कितना है 0, ए तो रेस्ट पे है देखिए, तो 6 माइनस 0 कितना होगा बच्चों 6, 6 माइनस 0 6 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ए के रिस्पेक्ट में बी राइटवर्ड उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एग्जिट होगा बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ए बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड यूज करेगा, सॉरी एग्जिट करेगा, बी पे ए ने काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड यूज एग्जिट किया। और फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिट या एक्ट इन पेयर। ये एफ के बी ने ए पे लेफ्टवर्ड एग्जिट किया, तो बी ए पर उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन राइटवर्ड यूज सॉरी राइटवर्ड एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक बढ़िया कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन वो रिलेटिव मोशन का ओपोज करता है, मगर ये ए को अब राइटवर्ड मूव सिर्फ और सिर्फ ये एफ के ही कराएगा। देखो ना, ए पे तो वर्टिकली तो एमजी को नॉर्मल बैलेंस कर रहे हैं, वर्टिकली कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर ये ए को, क्योंकि हमको फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ए ब्लॉक पे एक्सेलरेशन आ रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल काइनेटिक फ्रिक्शन है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन या किसी भी फ्रिक्शन, इन शॉर्ट फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मगर एब्सोल्यूट मोशन को सपोर्ट करता है। ये ए जो एम ए है, ये 10 kg के ब्लॉक को फॉरवर्ड मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये फ्रिक्शन ही है ना, एक ही फोर्स है राइटवर्ड, देखिए और कोई है ही नहीं। डेफिनेटली बी को ये रिटार्ड कराएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन बी को रिटार्ड कराएगा, उसकी वेलोसिटी कम करेगा, एक ही बढ़ाएगा। सो याद रखना या लिख भी लेना कि भाई फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मगर एब्सोल्यूट मोशन को सपोर्ट करता है। चलिए तो फर्स्ट हम देखते हैं बी के लिए बच्चों, ये बी ब्लॉक है 2 kg का, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तो इसके लिए मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं बच्चों सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। ये भी आपको अब नहीं लिखना है, डायरेक्टली एफ के इज इक्वल टू एम ए बी, बी का है इसलिए एफ के इज इक्वल टू क्या होगा म्यू एन, सिंपल एफ के का फॉर्मूला म्यू एन। एन क्या होगा बच्चों, टोटल लेना है नहीं, ये दोनों के बीच का, यहाँ पे ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा एम बी जी, और यहाँ पे ये नॉर्मल, सिंपल यार। तो म्यू एन, एन की जगह क्या लिखना है एम बी जी इज इक्वल टू एम ए बी, एम एम कैंसिल आउट, एम बी, ये हम पर भी चुके थे हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए म्यू जी। तो म्यू कितना है, चलिए बच्चों म्यू है 0.4,
और जी कितना है 10, तो बी का एक्सेलरेशन हमको मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बी पे ही था इसलिए हमने एमबी को कट कर दिया। अब ए के लिए बात करते हैं। ए के लिए ए इसके बच्चों बी पे राइटवर्ड वेलोसिटी ऑलरेडी थी, कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे चलिए ए पे इसी डायरेक्शन में सिर्फ एफ के एग्जिट होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ के कितना है ये आपको मालूम है, एफ के की जगह मुझे लिखना है म्यू एम बी जी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। अब पहले से भी एफ के अगर डिफाइन कर लो तो भी चलेगा बच्चों। म्यू कितना है 0.4, बी का मास कितना है बच्चों 2 इंटू जी कितना 10 अपॉन ए का मास कितना है 10 कैंसिल आउट। तो ए का एक्सेलरेशन आपको मिला 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कम आया मगर आया तो सही। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ए को मूव कराने वाला है। ओके सर, फर्स्ट फिनिश हो गया। सेकंड, फाइंड देयर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर वो तो इजी है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन आपके पास है, दोनों का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है। तो वो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो आप। ए के लिए चलिए वी ए इज इक्वल टू वी जीरो ए प्लस ए इंटू टी। ओके, ए जो ब्लॉक था वो इनिशियली रेस्ट पे था तो ये टर्म जीरो हो गया। ए का एक्सेलरेशन 0.8 इंटू टी, फिनिश हो गया ना। ए की वेलोसिटी आपको मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, टी इज इक्वल टू 1 पे 0.8, टी इज इक्वल टू 2 पे 1.6। कितने टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी इसके लिए आपको ये फॉर्मूला में टी की वैल्यू पुट करनी है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। वी चलिए फिर से वी के लिए तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा वी जीरो बी प्लस ए बी इंटू टी। चलिए वी जीरो बी, इनिशियल वेलोसिटी बी की कितनी थी 6। उसके लिए बच्चों बेसिकली रिटार्डेशन था। ये ए बी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो रिटार्ड करेगा ना, तो हमको वहां पे लिखना है -4 इंटू टी। दोनों मिल गया। देखिए ए और बी दोनों की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको मिल गई। सर ये माइनस क्यू, अरे यार देखो ना वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। थर्ड, फाइंड टाइम व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग। ओके, मुझे वो टाइम निकालना है जब फ्रिक्शन स्टॉप हो जाए। सर ऐसा होगा, हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे होगा सर? देखो फ्रिक्शन कब एग्जिट होता है, फ्रिक्शन तब एग्जिट होता है, यहाँ पे तो मोशन है तो फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि वो रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करेगा। मुझे ये बताना है फाइंड टाइम व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग। फ्रिक्शन लगना बंद हो जाए, कब बंद हो जाए? जब ये दोनों एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगे। व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स 0, तब मैं ऐसा लिख पाऊंगा ना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0, दैट मींस वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू 0, दैट मींस वीए इज इक्वल टू वीबी। दैट मींस दोनों सेम वेलोसिटी, दोनों सेम स्पीड से चलने लगे तो रिलेटिव मोशन खत्म हो गया ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एग्जिट होता है? रिलेटिव मोशन को अपोजिट करने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोजिट करने के लिए। यहाँ पे पहले ए रुका हुआ था, ए स्टेशनरी था ऐसे और बी ट्रेवल कर रहा था। जब बी और ए दोनों साथ मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा ना, तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बचेगा। तो जब आपको फ्रिक्शन को स्टॉप करना है दैट मींस दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो गई और मुझे वो टाइम निकालना है। फाइंड टाइम व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग ऑन इट। तो वी ए की जगह मेरे को क्या लिखना है? वी ए की जगह 0.8t इज इक्वल टू वीबी की जगह 6 - 4t, 6 - 4t। चलिए दैट मीन्स 4.8t इज इक्वल टू 6,
दैट मीन्स T इज इक्वल टू 60/48। तो ये शायद 10/8 होगा और 1.25 होगा। मोशन स्टार्ट करने के बाद 1.5 सेकंड में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। दो आपकी सरफेस रफ है मगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो रिलेटिव मोशन ही नहीं बचा, तो आपका फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। और जो फोर्थ हमको निकालना था, फोर्थ पार्ट, दैट इज फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक। चलिए दोनों ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ए की फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली हमको, 0.8 t, तो 0.8 इंटू 1.25 करना है आपको, मिल जाएगी। ए की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी देखते हैं, चलिए 8/10 इंटू 125। ए की ऐसे ही ना, यस 100। ए की हमको कितने मिली थी, 0.8 इंटू टी, 0.8 इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये होगा आपका 125/8 सॉरी इंटू 8 એટલે 800 and 25 1000 1000/1000 1 मीटर पर सेकंड। बी की उतनी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये टाइम पे तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो 1 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं 6 - 4t, टी कितना है, टी 10/8 आप लिखो, 10/8 सो 2 और यहाँ पे 5, 6 - 5 अगेन 1 मीटर पर सेकंड, फिनिश। ये आपकी दोनों की वेलोसिटी मिल गई, सेम ही होगी ना, क्योंकि तभी तो फ्रिक्शन खत्म हुआ। क्लियर ये क्वेश्चन? ओके, सो आज इतना ही है। जो होमवर्क आपने लिखा है बोर्ड में से वो नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड वर्क और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है वही आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे।